हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में आज हम टेस्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं एक और टेस्ट 26 आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे साइंस के, और आज हमारा ये टेस्ट 1 करवा रही हूँ। ये 50 टेस्ट की रामबाण श्रृंखला है। इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। आप दोनों अपने घर में मंगा सकते हैं। सॉफ्ट आपको PDF के रूप में मिल जाएगा मोबाइल में, और हार्ड आप घर पे मंगवा सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। टॉपिक वाइज इसको तैयार किया गया है। हर टॉपिक से प्रश्नों को लिया गया है। आगे जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। और इसकी जो सीरीज़ है, जो वीडियो में अगर आप नहीं ले सकते हैं तो एक निःशुल्क भी वीडियो मैं बना रही हूँ। इसको आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी प्री टेस्ट 50 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, तो आपको उसके पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। यूनिट 10 का आयोग के ये MCQ आज हम करने वाले हैं। टेस्ट 1, 2, 3 जो है वो आयोग से संबंधित प्रश्न है। फुल लेंथ टेस्ट है। हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। 50 टेस्ट की ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 999 की, हार्ड कॉपी इसकी 1999 की है। 50 टेस्ट हैं इसमें, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक, और हर यूनिट से करीब 400 से 500 प्रश्न लिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं। टोटल 5000 MCQ हैं इसमें। 50 टेस्ट हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। यूनिट वाइज टेस्ट हैं, तो आप अगर इसकी हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो 1999 का है, और सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 999 का है। इसमें मैंने एक और चीज़ की है कि जैसे कि लास्ट ईयर मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई थी, तो मैंने पीछे आंसर्स दिए थे, जहाँ से लोगों को परेशानी पड़ी थी कि पीछे आंसर देखने में समय जाता है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि कोई भी आंसर जैसे एक पेज में ही आया तो यहाँ पे उसकी पूरी नीचे उसका पूरा आंसर दे दिया। उस पेज पे जितने प्रश्न हैं उसका नीचे आंसर दे दिया है, तो जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स नहीं है तो आप हमारी ये प्रीलिम्स का पैकेज भी ले सकते हैं। ये 12 बुकलेट आपको MPPSC प्रीलिम्स की मिलेंगी। ये पहले आप नोट्स पढ़िए। इन नोट्स में 50% हैंड रिटन का काम किया है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रिंटेड हमको बहुत ज़्यादा लेंदी लगते हैं और हमको नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उसको हैंड रिटन तैयार किया है। तो आप ये ले सकते हैं प्रीलिम्स के नोट्स प्लस टेस्ट आप मंगाएंगी तो टेस्ट के साथ, अगर प्रीलिम्स के नोट्स के साथ अगर आप टेस्ट मंगाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आप प्रीलिम्स के नोट्स भी मंगा सकते हैं, प्लस आप टेस्ट भी मंगा सकते हैं, या आप टेस्ट अगर अलग नोट्स अलग भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो ये टेस्ट है, ये यहीं से पहले टेस्ट से ही स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में, उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 में। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324 में। अगर आप ये पूरे MCQ कर लेते हैं, और आप नोट्स में, जो मेरा आयोग की नोट्स की बुक है, आपको जो नोट्स के साथ मिलेगी उसमें मैंने चार्ट बनाए हैं, आगे बाद में डिटेल दी है, तो वो चार्ट और ये कर लेते हैं तो आप कोई भी आयोग का क्वेश्चन होगा आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? मतलब उनका कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है कि संसद सदस्य अयोग्य हैं? इस संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो इस पर देता है निर्वाचन आयोग। कि संसद में कोई व्यक्ति सदस्य बन गया है और वो अयोग्य है, तो इस बात की जानकारी रखता है, और जानकारी मिलने पर वह उसको अयोग्य ठहराता है। तो ये निर्णय कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? तो रमा देवी रही हैं, सुकुमार सेन भी रहे हैं, TN शेषन भी रहे। सुकुमार सेन तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन नहीं रहे हैं? तो सरबजीत सिंह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग, कौन सा मंत्रालय जो है भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी कौन है? विधि एवं न्याय मंत्रालय। निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी कौन है? विधि एवं न्याय मंत्रालय निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। निर्वाचन के लिए
नामावली तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र जारी करना, आदर्श आचार संहिता जारी करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है नोटा। नोटा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नन ऑफ द अबाउ, मतलब आपको कोई सा भी विकल्प आपके लिए सही नहीं है। आप वोट डालने जाते हैं और आपको लगता है ना हमें बीजेपी को देना है, ना हमें कांग्रेस को देना है, ना हमें आम आदमी पार्टी को देना है, ना हमें किसी को देना, तो आप नोटा पर लगा सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। तो नोटा जो आया था भारत में कब से, किस वर्ष सबसे पहले आया था? तो नोटा जो आया था 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में नोटा सबसे पहले आया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले WPAT, इसको VVPAT बोलते हैं, ये कब आया था? इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? तो अक्टूबर 2013 में किया था। भारत में WPAT या इसको BPAT बोलते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया था? अक्टूबर 2013 में किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संविधान में उल्लेखित नहीं है? निर्वाचन आयोग की पदावधि, नियुक्ति, हटाने की प्रक्रिया और त्यागपत्र। तो देखिए नियुक्ति का भी वर्णन है, हटाने की प्रक्रिया का भी वर्णन है, त्यागपत्र का भी वर्णन, लेकिन निर्वाचन आयोग की पदावधि का वर्णन संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित विकल्प चुनिए। जो रिटर्निंग अधिकारी होता है उससे संबंधित विकल्प चुनना है। तो रिटर्निंग अधिकारी क्या होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है, परिणाम की घोषणा करता है, वो क्या कहलाता है? वो रिटर्निंग अधिकारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1994 में। कब हुई थी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना? 1 फरवरी 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के। किसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। याद रखिएगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है कि संवैधानिक निकाय? इनमें से कोई नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? मतलब संविधान में, अभी हमने पढ़ा था कि संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 के तहत। तो जब जिसका भी संविधान के अनुच्छेदों में वर्णन होता है, संविधान में वर्णन होता है, तो वो संवैधानिक निकाय होता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पदावधि एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करता है? मध्य प्रदेश की पूछ रहे हैं, मतलब कि स्टेट की पूछ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि केंद्रीय होता है निर्वाचन आयोग, उसका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, निर्धारण करता है। वही चीज़ अगर स्टेट में आ जाती है तो राज्यपाल या गवर्नर करते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के बाद गठन के बाद मतलब 1994 के गठन के बाद कितनी बार पंचायत के आत्मनिर्वाचन हो चुके हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद 5 बार और पंचायत के आत्मनिर्वाचन हो चुके हैं, आम निर्वाचन हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 243 ZA। नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243 ZA के तहत होता है। किसमें? अनुच्छेद 243 ZA। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे NV लोहानी। कौन थे? NV लोहानी। किसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो मध्य प्रदेश विधानमंडल अगर कोई विशेष बहुमत पारित करती है तो उसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है? अखिल भारतीय जो सेवा होती हैं उनका सृजन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं 2 तिहाई बहुमत से राज्यसभा। कौन कर सकती है अखिल भारतीय सेवा का सृजन? 2 तिहाई बहुमत से राज्यसभा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
संघ लोक सेवा आयोग को स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग को स्वायत्त संस्था के रूप में दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होता है? अनुच्छेद 319। किस अनुच्छेद के अनुसार नहीं होता है? जो आयोग का अध्यक्ष होता है भारत सरकार के अधीन पात्र नहीं होता है? अनुच्छेद 319 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे? प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट। तो जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद के तहत अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है? तो अनुच्छेद 323 के तहत सौंपता है। प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग का किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 323 में। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो देखिए, जेपी गुप्ता भी रहे हैं, एमएल सहार भी रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? टीएन श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? टीएन श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ली आयोग की अनुशंसा पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? ली आयोग की अनुशंसा पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 को। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत हुई भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना? तो ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सबसे पहले कब हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? कौन सा निकाय है? तो इसका संविधान में वर्णन है, मतलब ये कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए कैसे हैं? सलाहकारी हैं या बाध्यकारी? मतलब मानना जरूरी होता है क्या? केवल सलाह रहती है और मानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, मिलना नहीं, उसको डिनाई कर सकते, तो बाध्यकारी होता है। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या है? सलाहकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसको कोई राज्य लोक सेवा आयोग स्वतंत्र है, संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र। इसके अलावा आयोग के सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक वित्तीय निर्देश भेजता है, ये भी सही है। और ये राज्य लोक सेवा आयोग को निरीक्षण करता है, यह भी सही है। ये गलत है कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम ऊपर तीनों सही कर रहे हैं तो मतलब इसका लेना देना है। अगला है, इनमें से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो कौन है वो? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? तो संविधान के भाग 14 में निहित है। एमपीपीएससी जो है या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके गठन का प्रावधान किस भाग में है? भाग 14 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 315 के तहत। किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्वरूप कैसा है? तो मैंने अभी बताया कि एमपीपीएससी का वर्णन भी संविधान में है, तो ये भी कैसा होगा? संवैधानिक होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? 316 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का वर्णन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे डीवी रेंगे। कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? मुसरान भी रहे हैं, एमपी श्रीवास्तव भी रहे, केसी तिवारी भी रहे हैं, केसी नियोगी नहीं रहे। फ्रेंड, जितने भी आयोग हैं उनके जितने भी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनकी मैं एक ट्रिक मैंने निर्वाचन आयोग की बनाई है और यूपीएससी की भी बनाई है। तो उसकी ट्रिक मैंने बनाई है, उसकी चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल पे आप ढूंढेंगे। और ट्रिक का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहाँ पे जाके, क्योंकि ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहा ऐसे क्वेश्चन 1-2 पूछ लेते हैं। तो ये आप ट्रिक से याद कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। नॉर्मली आपको पढ़ने में याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन किस पर आधारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष और सदस्यों का? तो या तो 6 वर्ष होता है या फिर 62 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है, ये गलत है। राज्य लोक सेवा के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये भी सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है, ये भी सही है। तो बी और सी इसके सही होंगे, तो डी का आंसर हो जाएगा, बा और सा दोनों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया है? तो किसके तहत किया गया है? धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को किस धारा के तहत स्थापित किया गया है? धारा 118(3) के तहत। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का स्वरूप कैसा है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी संविधान में वर्णन है, तो ये एक संवैधानिक स्वरूप है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे? तो वी नरहरि राव थे। कौन थे? वी नरहरि राव। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं रहे? देखो, शशिकांत शर्मा रहे हैं, विनोद राय रहे हैं, बी एन कौल भी रहे हैं, पीवी दीक्षित जो है भारत के महानियंत्रक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग नहीं रहे हैं। भारत के महानियंत्रक और महालेखा का निम्नलिखित किसका एक मार्गदर्शक होता है? जो भारत का नियंत्रक और महालेखाकार होता है वो किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। कौन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था? तो AK चंद्रा जो थे वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे और इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था वित्त आयोग का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर काम करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो किस में इनके कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? अनुच्छेद 149 में है। किस में है? अनुच्छेद 149 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? किस भाग में है? तो संविधान के भाग 5 में बताया गया है। किस वर्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था? 1976 में कर दिया गया था। कब किया था? 1976 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियंत्रण, ये जो CAG होता है उनका नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पे इसका नियंत्रण होता है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। किस अधिनियम के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? तो इनके जो 1971 का जो सेवा शर्त अधिनियम है उसके तहत वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो नीति आयोग एक संविधानोत्तर निकाय है। कौन सा है? संविधानोत्तर निकाय नीति आयोग है। इसका वर्णन संविधान में नहीं है। कौन सा संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग भी है, CAG भी है, नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। किसको प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो योजना आयोग को बदलकर योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग को लाया गया। कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किस सिद्धांत पर नीति आयोग काम करता है? तो नीति आयोग किसके तहत काम करता है? सहकारी संघवाद के द्वारा नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्य CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर हैं। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? सिंधु श्री खुल्लर हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया? तो नीति आयोग को अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया था सीताराम येचुरी ने। किसने? सीताराम येचुरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह देने का काम करती है? जो केंद्र और राज्य को क्या करती है? तकनीकी सलाह देती है, तो वो है नीति आयोग। कौन सी संस्था तकनीकी सलाह देती है? तो वो नीति आयोग देती है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वरूप कैसा है? सांविधिक है। कैसा है? सांविधिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, तो आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होती है। इनमें से जो पहले हो जाता है वो उनकी आयु होती है। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिल्कुल बन सकता है। केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दूसरा बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, तीसरा सही है। तो या तो सर्वोच्च न्यायालय को या तो सेवानिवृत्त या कार्यरत, दोनों में से कोई भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन इसमें शामिल नहीं होता? तो गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा उपसभापति भी होते हैं, लेकिन लोकसभा का लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष और सदस्यों की समिति में शामिल नहीं होता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना हस्ताक्षरित आवेदन किसे देकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को देकर दे सकते हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं आप कितने अच्छे क्वेश्चनों को कवर किया गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूरे टेस्ट में दिए गए हैं। आप हर टॉपिक का, चाहे वो रोबोट हो चाहे कोई भी हो, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम की किस धारा में आयोग के कृत्य वर्णित हैं? तो आयोग के कृत्य किस धारा में वर्णित हैं? धारा 12 में। धारा 12 में आयोग के कृत्य वर्णित हैं। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? केंद्र सरकार को। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आयोग में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसा है जहाँ पे पूरा जो वर्ष की रिपोर्ट है या प्रतिवेदन है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संदर्भ में केंद्र सरकार को कितनी अवधि के भीतर सूचना देना होता है? 3 माह के भीतर सूचना देना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस परिस्थिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है? क्या स्थिति ऐसी बन जाती है? तो या तो वो दिवालिया घोषित हो जाए, बैंकरप्ट, या अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कोई दूसरा लाभ ग्रहण कर रहे हो तब, कदाचार और अक्षमता के आधार पर। तो ये तीनों कारण हैं जिसके आधार पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाएं हैं? कौन सी ऐसी हैं जो इनकी सीमा है? तो आयोग के द्वारा दी गई अनुशंसाएं सलाहकार होती हैं, ये भी सही है। आयोग सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकार के हनन की जांच नहीं कर सकता, ये भी सही है। आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं जिससे घटित 1 वर्ष से अधिक हो गया, तो ये सभी के सभी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी फातिमा बीवी। याद रखिएगा कौन थी? फातिमा। देखिए फ्रेंड, नीचे इस तरह से आंसर दिए गए हैं, आपको टिक लगाने में, आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास टैबलेट है तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनसे नहीं पढ़ सकते हैं PDF से, तो आप हार्ड कॉपी का भी हमने अरेंजमेंट किया है, तो आप हार्ड कॉपी भी बाय कुरियर मंगवा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? जैसे कि केंद्रीय जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो केंद्र सरकार को देता है, वैसे ही ये राज्य सरकार को देता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का स्वरूप कैसा है? सांविधिक है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1983 की किस धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन का प्रावधान है? धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1995 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। कहाँ है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय? भोपाल में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना हस्तलिखित त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद किसके अधीन नियोजन के पात्र नहीं होते? तो ना तो केंद्र सरकार के पात्र होते, ना राज्य सरकार के पात्र होते। अगला क्वेश्चन है
राज्य सरकार एक विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्ति करती है, पर कितने वर्ष का अनुभव प्राप्त प्रवक्ता होना चाहिए? 7 वर्ष का अनुभव उसके पास होना चाहिए। राज्य मानव अधिकार आयोग अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति का वर्णन है? धारा 21 में। वहीं राष्ट्रीय में धारा 21 में है और राज्य में धारा 41 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा किन शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है? तो किन शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की? ऐसी घटना जिनकी शिकायतें घटित होने के 1 वर्ष बाद की गई हों या दोनों, तो किसके तहत नहीं की जा सकती, किसके तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती? तो ऐसे प्रकरण जो किसी न्यायालय आयोग के समक्ष विचाराधीन हो उनके भी नहीं की जा सकती है, और 1 वर्ष से बाद हो गई हो घटना, 1 वर्ष हो गया हो तो वो भी नहीं की जा सकती। तो ऊपर दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप कैसा है? राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप है सांविधिक। कैसा है? सांविधिक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय? दिल्ली में। किस रीति से राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्त का प्रबंध होगा? तो केंद्र सरकार जो अनुदान देगा, केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्त का प्रबंध होगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आज हमने 100 क्वेश्चन किए। आशा है आपको पसंद आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आयोग का एक वीडियो मैंने बताया 100 क्वेश्चन। ऐसे ही आयोग के करीब 3 से 4 टेस्ट हैं, मतलब 400 से 500 प्रश्न कवर हैं। आपका एक आयोग का टॉपिक एक पूरा का पूरा मेरे टेस्ट द्वारा ही कवर हो सकता है। साथ में अगर आपने हमारे नोट्स की भी बुक रेट ले लेते हैं तो चार्ट पढ़िए, उसकी थोड़ा थ्योरी पढ़िए और फिर ये क्वेश्चन लगाइए। आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। बहुत सारी वैकेंसीज इस साल आने वाली हैं। 2022 और 2023 रोज़गार पाने का एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि फिर अगले 5 साल आप भूल जाइएगा। तो यही वो है जहाँ आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए। मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। जल्द ही पटवारी के नोट्स भी आपके सामने उपलब्ध होंगे। पटवारी के नोट्स भी जिस तरह से मेरे सभी नोट्स तैयार होते हैं उसी तरह से पटवारी के नोट्स भी तैयार किए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।